हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये जो है होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन है आपके लिए लाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता के कवि कौन है। पहला दिया गया है ऑप्शन नागार्जुन, फिर है केदारनाथ अग्रवाल, फिर तीसरा नंबर सुमित्रा नंदन पंत, या फिर चौथा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल जी। इस वीडियो से आपको ये बात भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आपका जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस उस लेवल का आपको जो है तैयारी करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलसी का स्वभाव कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो अलसी का जो स्वभाव है कैसा बताया गया है? हठीली, शर्मिली, क्रोधी या फिर डरपोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हठीली। तो अलसी का स्वभाव कैसा है? हठीली है। फिर है अगला क्वेश्चन, बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? पहला ऑप्शन है समुद्र का, हिमालय का, रेगिस्तान का, या फिर मैदानी क्षेत्र का। तो ये जो कविता है बादल को घिरते देखा है, उसमें कवि ने जो है हिमालय का इसमें अपनी कविता में वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है कस्तूरी मृग अपनी ही खाली स्थान से परेशान होकर के इधर उधर दौड़ता है। तो जो कस्तूरी मृग है अपने ही किससे परेशान होकर के इधर उधर दौड़ता है? तो परछाई से, गंध से, भूख से या प्यास से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत ही सरल तरीके से गंध से। उसकी नाभि में जो कस्तूरी की जो गंध है उसी से परेशान होकर के वो जो है इधर उधर दौड़ता रहता है उसकी खोज में। अगला प्रश्न देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को किस पर न रिझने की सलाह दी है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर कपड़ों पर, बी गहनों पर, सी नंबर चेहरे पर, या डी नंबर प्रशंसा पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेहरे पर। तो जो कविता है कन्यादान, उसमें जो है माँ अपनी बेटी को काफी सारी जो सीख है वो देती है और चेहरे पर न रिझने की जो सलाह है वो देती है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह के जो पैटर्न से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं काफी शानदार और बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता कन्यादान कविता में शाब्दिक भ्रम किसे कहा गया है? जो शाब्दिक भ्रम है वो किसको कहा गया है? वस्त्र और आभूषण को, सुंदरता को, शिक्षा को, या समाज को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्त्र और आभूषण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को जो है वस्त्र और आभूषणों को जो है शाब्दिक भ्रम जो है कविता में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ये जो है जनतंत्र का जन्म कविता के रचयिता है। तो आपको जो है रचयिता भी इसमें पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि दिनकर के अनुसार सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी है, इसका क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर है यहाँ पर आग लग गई है, दूसरा जनता जाग उठी है, या फिर तीसरा है मौसम बदल गया है। इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके जो है जनतंत्र जन्म से पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता जो है जाग उठी है। मतलब जो सदियों से जो ठंडी बुझी जो राख है वो सुगबुगा उठी है। इसका अर्थ ये है कि जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, वो जो है जाग चुकी है। चलिए गृह प्रवेश यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए है। गृह प्रवेश कविता में कवि ने किसे अतिथि माना है? किसको जो है अतिथि मानते हैं? वो जो है ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चिड़ियों को हो गया, धूप को, हवा को, या फिर वर्षा को। तो बहुत ही सरल तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा चिड़ियों को। चिड़ियों को जो है अपनी कविता में क्या मानते हैं? अतिथि मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिवमंगल सुमन, नागार्जुन, त्रिलोचन, या अजय। आपका उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सुमन जी की जो है रचना है मिट्टी की बारात। अब ये क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा गया है? जितने भी प्रसिद्ध रचनाएं होती है उन्हीं में से ये जो क्वेश्चन है दिया गया है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो ये जो है शिवमंगल सिंह सुमन जी की यहाँ पर रचना आपको लिख देना है। अगला है, शिल्पा के उर पर क्या पहरा है? ये जिंदगी फिर चमक जाए कविता से। ये जो क्वेश्चन है कहाँ से है? ये जिंदगी फिर चमक जाए। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शिल्पा के उर पर क्या पहरा है? धूप का, बरखा का, दुख का, या फिर सुख का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुख का पहरा है। शिल्पा के ऊपर दुख का पहरा है। इस तरह से जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। फिर है, वीथी का क्या अर्थ है? गली, दीवार, छत, या फिर घर।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गली। वीथी का अर्थ क्या है? गली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको जो है बिल्कुल ध्यान से इसको जो है समझते जाना है बिना स्किप किए वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन का झरना कविता में सुख दुख को किसके समान जो है बताया गया है? जो जीवन का जो झरना कविता है उसमें जो सुख दुख है उसको जो है किसके समान बताया गया है? ऑप्शन देखते हैं, दिन और रात, ऑप्शन बी तीर, नदी के दो किनारे और फूल कांटे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी के दो किनारे। हमने कविता में पढ़ा है कि जो सुख और दुख है उसको जो है नदी के दो किनारों के समान यहाँ पर बताया गया है जीवन के झरना कविता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ में ठूंठ जो है किसका प्रतीक है? ऑप्शन है जीवनहीनता, जीवनहीन जो है जड़ता का, हरियाली का, विनम्रता का या सौंदर्य का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवनहीन जड़ता। जो ठूंठ है वो जड़ता का प्रतीक यहाँ पर बताया गया है। एक था पेड़ और एक था ठूंठ पाठ में। फिर अगला क्वेश्चन है, मीरा के पद में काशी शब्द का क्या अर्थ है? एक प्रकार का बर्तन, काशी, वाराणसी। अगला है कासा धातु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें काशी का शब्द का क्या अर्थ है? काशी मतलब वाराणसी यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए अब जो है गद्य खंड से कहानी और निबंध इसमें देखते हैं। तो आप जो है 2x की स्पीड में जो है करके देखिए ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आ सके। चलिए, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ के लेखक कौन है? इसके जो पाठ के लेखक है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, यहाँ पर लेखक आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है श्री राम परिहार, प्रेमचंद, यशपाल या मन्नू भंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्री राम परिहार। तो ये जो है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ के लेखक हैं। फिर है अमरकंटक से कौन सी दो प्रमुख नदियां निकलती है? ऑप्शन दिया गया है गंगा और यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा और सोन, सी है महानदी और शिवनाथ, और या फिर डी ताप्ती और गोदावरी। तो ये जो अमरकंटक पाठ है वहां से जो है अमरकंटक से दो प्रमुख नदियां कौन कौन सी निकलती है? नर्मदा और सोन, ये वहां की जो है प्रमुख नदियां हैं। तो नर्मदा और सोन आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा ने किसे अपनी दूती सखी बना करके सोनभद्र के पास भेजा था? चीजें आप जो है पढ़े हुए उसी में से जो है प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही सरल तरीके से सब चीजें याद हो जाएगी। तो किसको अपनी सखी बना करके, दूध बना करके जो है सोनभद्र के पास भेजती है कौन? नर्मदा। तो ऑप्शन दिया गया है जोहिला, कावेरी, क्षिप्रा या मंदाकिनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जोहिला। जोहिला को जो है अपनी सखी बना करके, दूती बना करके जो है सोनभद्र के पास भेज देती है। फिर है मैं मजदूर हूँ पाठ की शैली क्या है? निबंध, आत्मकथात्मक, कहानी या फिर रेखा चित्र। तो जो पाठ की जो शैलियां हैं वो भी पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है आत्मकथात्मक है। तो इसका मैं मजदूर हूँ पाठ की शैली जो है आत्मकथात्मक है। फिर है शहीद वीर नारायण सिंह किस जाति के थे? कौन सी जाति के थे? ऑप्शन दिया गया है गोंड, बिंझवार, कंवर या फिर हलबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंझवार। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपको कि वो जो है कहाँ के जमींदार थे? तो शहीद वीर नारायण सिंह जो है सोना खान के जमींदार थे। इसको भी आपको जो है याद रखना है, वो जो है सोना खान के जमींदार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर नारायण सिंह ने गोदाम से अनाज लूट करके किन में बांटा था? अमीरों में, सिपाहियों में, भूखी जनता में या फिर अपने परिवार में। तो जब वो जो है माखन नाम के जो व्यापारी हैं उसकी जब गोदाम को लूटते हैं तो किन में बांट देते हैं? वो जो है भूखी जनता में जो है बांट देते हैं। तो ये यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है जेब कतरा कहानी में लेखक को जेब कतरे ने क्या भेजा? जो जेब कतरा है उस कहानी में जो है लेखक जेब कतरे को क्या भेजते हैं? धमकी भरा पत्र, मनी ऑर्डर, खाली पर्स या उपहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो जो है मनी ऑर्डर यानी कि पैसे जो है भेज देता है। अगला प्रश्न है गोधूली पाठ से। तो गोधूली पाठ में जो है लेखक ने किसे गांव की संपत्ति कहा है? किसको जो है गांव की संपत्ति कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है तालाब को, गायों के खुरों से उड़ती धूल को, खेतों को या फिर बैलगाड़ी को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गायों के खुरों से, गाय के जो खुर होते हैं उससे उड़ती हुई धूल को जो है क्या बोलते हैं? गांव की संपत्ति कहते हैं गोधूली पाठ में। अगला प्रश्न है मरिया से। तो मरिया प्रथा का संबंध किस अंचल से है? कौन से अंचल से जो है इसका संबंध बताया गया है? ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार जो क्वेश्चन है आपके लिए लाए हुए हैं। माटी वाली कहानी में ये जो है माटी वाली किस शहर में जो है मिट्टी बेचती थी? कौन सी शहर में जो है मिट्टी बेचती थी? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देहरादून, टिहरी, चमोली या उत्तरकाशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि माटी वाली कहानी में जो
किस शहर पर जो है बांध बनाया गया था? तो टिहरी शहर जो है वहां पर बांध बनाया जा रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी। कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इसमें आपको बता रहे हैं। अगला है घीसा पाठ से। तो घीसा पाठ की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, शिवानी या मन्नू भंडारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी, ये जो है घीसा पाठ की लेखिका है। और एक चीज आपको जो है याद रखना है, जो घीसा पाठ है वहां से काफी सारे जो क्वेश्चन है आपको पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान में और अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घीसा ने जो है गुरु दक्षिणा में लेखिका को क्या दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो कौन क्या दिया था? फूल दिया था, तरबूज दिया था, आम दिया था या फिर पुस्तक दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तरबूज। मतलब जब जो है घीसा क्या करता है गुरु दक्षिणा में महादेवी वर्मा जी को क्या देता है? तरबूज देता है। और एक क्वेश्चन और क्या बनता है इसमें, तरबूज देने के पास उसके तरबूज खरीदने के लिए घीसा के पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था, तो किसके बदले वो जो है तरबूज देता है? अपने कपड़े के बदले वो जो है तरबूज ला करके देता है, तो इसको भी आपको रखना है याद में। फिर है अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में सुआ गीत कब गाया जाता है? जो सुआ गीत है वो कब गाया जाता है? होली पर, दीपावली के समय, राखी पर या फिर हरेली पर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिवाली के समय, यानी कि दीपावली पर्व का समय होता है, तब जो है सुआ का जो गीत है वो गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर गड्ढे व्यंग रचना में गड्ढे किसका प्रतीक है? विकास का, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का, या फिर सुंदरता का, या फिर प्राचीनता का? तो जो सड़क पर गड्ढे हैं ये किसके प्रतीक है? भ्रष्टाचार और जो प्रशासनिक जो लापरवाही है वो इसका प्रतीक है, सड़क पर गड्ढे हैं वो। फिर है पुरखों की चिन्हारी पाठ में छत्तीसगढ़ के किस स्थान का वर्णन है? सिरपुर, मल्हार, राजिम या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो है मुख्यतः जो है ऐतिहासिक स्थलों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, सभी जगह जो है ऐतिहासिक स्थल है, तो इस तरह से आपको इनको याद रखना है। चलिए अब जो है व्याकरण खंड से प्रश्न देखते हैं, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि व्याकरण खंड से जो है आपको जो क्वेश्चन है देखने को मिलता है। इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए इतना जो है मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से जो वीडियो है वो लाए हुए हैं, तो एक आपके मोटिवेशन के लिए जो है मोटिवेशन मिल सके, इसके लिए आपको जो है लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके इसको जो है आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। चलिए व्याकरण खंड से देखते हैं, बहुत ही सरल है। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन दिया गया है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें जो है द्विगु समास है, संख्यावाची है। तो समास को भी हमने बहुत ही सरल तरीके से पूरे ट्रिक के साथ जो है आपको समझाया हुआ है, तो आपको जो है हमारे चैनल पर वहां पर वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा समाज आप जो है आसानी से समझ सकते हैं, पूरे ट्रिक के साथ हमने जो है समझाया हुआ है। चौराहा, इसमें जो है 4 राहों का समूह है, जो संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है, उसको हम जो है क्या बोलते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल ट्रिक से हमने उसको जो है समझाया, तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? अलंकार, संधि, समास, सारी चीजें आपको जो है पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो बिल्कुल भी इनको जो है इग्नोर नहीं करना है, पूरा अच्छे समझ करके जाना है। तो कमल नयन में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। कमल रूपी नयन कहा जा रहा है, तो इस तरह से जब एक वस्तु को जो है दूसरे वस्तु का जो रूप दिया जाता है वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, कमल रूपी नयन। उसके बाद है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जो रस है उसमें आपको जो है स्थायी भाव भी पूछा जाता है, या फिर कोई उदाहरण दे दिया जाएगा और उसपे आपको जो है क्या कौन सा रस है ये भी पूछा जाता है, तो इन सबको आपको जो है याद रखना है। सारे जो रस हैं उनके स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो ऑप्शन दिया गया है रति, उत्साह, क्रोध या फिर भय। तो वीर रस का जो स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास, शोक या निर्वेद? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। फिर है संधि से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? सही आपका जो है संधि विच्छेद यहाँ पर करना है। ऑप्शन दिया है विद्य धन आलय, विद्या धन लय, विद्या धन आलय और विद्य धन आलय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। ये आपका जो है दीर्घ स्वर संधि आपका यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद मुहावरे भी आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए यहाँ पर लाए हुए हैं। तो यहाँ पर मुहावरा पूछा जा रहा है कि आंखों का तारा, मुहावरे का अर्थ आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है बहुत प्यारा, बहुत दूर, दुश्मन होना या सुंदर दिखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, मतलब बहुत प्यारा। आंखों का तारा मतलब होता है बहुत प्यारा होना। यथाशक्ति में कौन सा समास है? फिर से समास का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए है।
यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्म धारय। तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास है आपका यथाशक्ति में। उसके बाद है अलंकार से यहाँ पर देखिए, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? बहुत ही सरल है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या फिर उपमा अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्यों? तो उसमें जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है? हमने पढ़ा है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देखिए र वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, इसलिए आपका जो है अनुप्रास अलंकार ये आपका सही हो जाएगा। फिर है एक शब्द के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये भी पूछे जाते हैं। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, वाक्य के लिए एक शब्द, जो ईश्वर को मानता हो, ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? नास्तिक, आस्तिक, पुजारी या फिर भक्त। तो इसको क्या बोला जाता है? आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको जो है नास्तिक कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इनको याद रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन, निराशा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाता है? नी धन आशा हो जाता है, और इसका अर्थ क्या है? ये जो है विसर्ग संधि यहाँ पर जो है देख सकते हैं। फिर है अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ है। जो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ है? गगरी का फूट जाना, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, पानी का गिरना या फिर ज्ञानी व्यक्ति का चुप रहना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। जैसे कोई भी पानी का यदि पात्र है, यदि हम उसको आधा भर दें और उसको जो है सिर पर लेकर के चले तो जो है बहुत ज्यादा उसमें से पानी जो है बाहर छलकता है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है कि अधजल गगरी छलका जाए। इसी तरह से जो व्यक्ति बहुत कम ज्ञानी होता है वो जो है बहुत ज्यादा दिखावा करता है और बहुत ज्यादा बातें करता है। तो इस तरह से आपको इनको समझना है। रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो है द्वंद्व समास है। अब इस द्वंद्व समास में एक चीज और आप याद कर सकते हैं, द्वंद्व मतलब होता है और करके। द्वंद्व मतलब क्या होता है? और। तो रात और दिन, तो इस तरह से आप जो है इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में जो भी होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है, जैसे रात दिन है विपरीत होता है, वहां पर आपको समझ जाना है ये जो है द्वंद्व समास है। उसके बाद चलिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये भी पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से रखना है। 11, 13, 16 या फिर 24। तो इसमें जो है 16 मात्राएं आपकी होती है। फिर दोहा, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 13, 11, 11, 13, 16, 16 या फिर 12, 12। तो इसमें आपका हो जाएगा 13 और 11। पहले और जो तीसरा चरण है, मतलब जो विषम है उसमें 13, और दूसरा और जो चौथा है सम जो चरण है उसमें जो है 11 मात्राएं होती है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला गया है। यहाँ पर आपको इसको भी ध्यान में रखना है, क्या है क्या नहीं है इसको भी आपको ध्यान से करते जाना है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको पूछा जा रहा है। सुधा, पीयूष, सोम और जल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। जल जो है इसका अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुधा, पीयूष, सोम ये सारी जो चीजें हैं अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब देखते हैं लेखक, परिचय और अन्य से। यहाँ पर विविध से पूछा गया है कि कोलोसियम क्या है? रोम का एक भव्य नाट्यगृह है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक पुस्तक या फिर एक नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोम का एक भव्य नाट्यगृह है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए? ये जो है मैं मजदूर हूँ पाठ से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और ये जो है आता ही है परीक्षा में, तो इसको ध्यान में रखना। ये जो है रोम का एक भव्य नाट्यगृह है। फिर है माटी वाली किस प्रकार की विधा है? यहाँ पर विधा पूछा जा रहा है, निबंध, कहानी, एकाकी या फिर है कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी है। जो माटी वाली है वो कहानी है। उसके बाद है अपनी अपनी बीमारी पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, कन्हैया लाल मिश्र या फिर यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी। ये जो है अपनी अपनी कहानी पाठ के लेखक हैं। इसके बाद है टेक्स्ट को बीमारी किसने कहा है? डॉक्टर ने, लेखक ने, नेता ने या फिर व्यापारी ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने। और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी ने जो है अपने व्यंग के माध्यम से अपनी अपनी बीमारी में इसको टेक्स्ट को बीमारी कहा है। अंतिम क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना मानी जाती है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मीराबाई। तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा सूरदास जी की रचना जो है साहित्य लहरी जो है मानी जाती है, उनकी रचना है। इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 50 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं में यूपी आपको बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो भले लंबा हुआ लेकिन सारी जो चीजें हैं हमने इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपके कवर कर दिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है, और 2-4 बार इसकी वीडियो को आपको जो है देखते रहना है ताकि आपके माइंड में सारी जो चीजें हैं वो याद हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।